एक शहर में अंकित अपनी माँ सुधा के साथ रहता था। एक दिन अंकित सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाने आती है। सुधा बेटा, अभी तक सो रहा है, ऑफिस नहीं जाना तुझे। अंकित, माँ अभी सोने दो कुछ देर और, अभी टाइम ही क्या हुआ है। सुधा बेटा, 9 बजने वाले हैं, चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। अंकित तैयार होकर ऑफिस चला जाता है और सुधा जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर अपनी सहेली कंचन को फ़ोन मिलाती है। सुधा, कविता कैसी है। कविता, हाँ सुधा मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है। सुधा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता, मैंने तुझे कहा था अंकित के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए, तूने कुछ किया या नहीं। कंचन, हाँ मैंने बात की थी और मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है, तुझे और अंकित को ज़रूर पसंद आएगी। सुधा, तो वह जल्दी से बात चलाना, और हाँ अगर उसकी फ़ोटो तेरे पास हो तो मुझे भेज दे। कंचन, जरा सब्र रख, मैं 2 दिन में भेजती हूँ। 2 दिन बाद कंचन लड़की वालों से बात करके बताती है और अंकित और रितिका आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। सभी को रिश्ता बहुत पसंद आ जाता है और कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। शादी के बाद सुधा बहुत खुश रहती है। एक दिन सुधा किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ रितिका आती है। सुधा, बहू कुछ चाहिए तुझे। रितिका, जी नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप काम क्यों कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप आराम करें और सारा काम मैं करूँगी। सुधा, बहू तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तो तुम्हें ही ये सब संभालना है। रितिका, नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊँगी। रितिका सुधा का हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे रितिका पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। सुधा के पास अब कोई काम नहीं बचा था, वो केवल बाजार से सब्जी या अन्य घर का सामान लाती थी। एक दिन सुधा बाजार से सब्जी लेकर आती है। वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचने वाली होती है, उसके कानों में आवाज़ आती है कि रितिका अपनी सहेलियों के साथ बैठी बात कर रही थी। रितिका, अमीशा तू तो बहुत खुश नसीब है कि जो तेरी सास गांव में रहती है और तू यहाँ मौज मारती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। अमीशा, ये सब तो तूने ही अपने हाथ में लिया है। रितिका, अरे वो तो एक चाल थी अंकित को वश में करने के लिए, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तो हमेशा माँ के पल्लू से बंधा रहता। अब तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब अंकित पूरी सैलरी, पूरी तनख्वाह मेरे हाथों में देगा। सुधा ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। जिस बहू को वो इतना सीधा समझ रही थी, वो तो उससे इतनी ज़्यादा नफरत करती है। सुधा के आते ही सब सहेलियां चुप हो गई। सुधा को देखते ही रितिका बोली, अरे माँ जी, आप आ गई, मैं अभी अपनी सहेलियों से आप ही की तारीफ कर रही थी। सुधा चुपचाप किचन में चली जाती है। हमेशा रितिका, लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया। रितिका, अच्छा है, उनका भ्रम जल्दी जल्दी टूट जाए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटे की शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। सुधा किचन में सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो सीधे अपने कमरे में गई और अपने पति की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सुधा, आप ठीक कहते थे कि बच्चों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा कि गृह गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब भूल गई। अब मैं क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सुधा की पलंग पर लेटी लेटी सोच रही थी और रो रही थी। अगले दिन अंकित के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने रितिका से बात की। सुधा बहू, मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली, ये सब तुम्हारा ही है, इसमें चालबाजी करने की क्या ज़रूरत है।
आज से अंकित सैलरी भी तुम्हें ही देगा। मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। रितिका, माँ जी, वो आपके रहते हो तो नहीं हो सकता। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अंकित आपके बगैर नहीं रहेगा। सुधा को धक्का लगा। वो अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। सुधा, बहू तुम आखिर चाहती क्या हो? रितिका, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप अंकित को बिना बताए किसी वृद्ध आश्रम में चली जाएं। अंकित को मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी। आप चाहे तो हमारी खुशियाँ हमें दे सकती हैं। सुधा, लेकिन बेटी, मैंने तो कभी तुमसे लड़ाई तक नहीं की। रितिका, मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती। आप कल ही चली जाइएगा। जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने अंकित को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। सुधा और जैसे ही जड़बत हो गई थी। जिस घर को उन्होंने अपने पति के साथ बड़े प्यार से सजाया था, वो एक पल में पराया हो गया और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। आज उनका मन कर रहा था कोई चमत्कार हो जाए, उनके प्राण इसी घर में निकल जाएं। रात को अंकित के सो जाने के बाद रितिका सुधा के कमरे में आती है। रितिका, माँ जी, आपने अपना सामान पैक कर लिया? सुधा, बहू, मुझे घर से मत निकालो, मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूँगी। रितिका, आपको एक बात समझ में नहीं आती, आपके रहते अंकित कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। अगले दिन अंकित के जाने के बाद रितिका सुधा जी के लिए एक कार बुक करवा देती है, उन्हें वृद्ध आश्रम भेज देती है। शाम को जब अंकित आता है, रितिका, अंकित, आज मैंने तुमसे बिना पूछे माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। वो मेरी सहेली है ना, उसके पापा ने टूर बुक कर लिया था, पूरी बस गई है। आज आखिर दिन था, 2 महीने के लिए वो गई है। अंकित, रितिका मुझे फ़ोन तो कर सकती थी, पता नहीं माँ के पास पैसे है भी या नहीं। रितिका, अंकित, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और सारा इंतज़ाम टूर वालों ने कर रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह 2 महीने बीत गए। एक दिन रितिका रोते हुए अंकित के पास आती है। रितिका, अंकित, बहुत बुरी खबर है, तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें कोई नहीं बचा। ये सुनकर अंकित रोने लगता है। अंकित, मुझे टूर वाले नंबर दो और मैं अभी जाकर देखना चाहता हूँ। रितिका, अंकित, मैंने सब पता कर लिया है, बस हजारों फुट गहरी खाई में गहराई किसी को कुछ पता नहीं है। अंकित का दिल टूट जाता है। वो कई दिन तक माँ को याद करके रोता रहता है। कुछ दिन बाद रितिका उसे समझाती है। रितिका, अंकित, जो होना था वो हो गया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ दिन में सब सामान्य हो जाता है। एक दिन अंकित कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसको उसकी माँ की याद आ जाती है। हर छुट्टी के दिन माँ उसे इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलाने लाती थी। ये सोचकर वह मंदिर में चला जाता है। वो बाहर निकलता है तो देखता है मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भिखारी बैठे थे। अंकित उन्हें पैसे देने लगता है, तभी वो देखता है एक मैले कुलेचे कपड़े में उसकी माँ भीख मांग रही है। अंकित, माँ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। सुधा बेटा, रितिका ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा और वृद्ध आश्रम भिजवा दिया। वो अकेले रहना चाहती थी। वृद्ध आश्रम में उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके घर वाले खर्चा देते हैं। रितिका ने 1 महीने तो पैसे भिजवा दिए और उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। वृद्ध आश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया, तब से यहीं रहती हूँ। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेती हूँ। और तू कैसा है? अंकित की आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। वो माँ को लेकर सीधा घर जाता है। सुधा को देखते ही रितिका घबरा जाती है और अंकित, रितिका, तुमने मेरी माँ को मरा बताकर झूठ बोला, अब
तुम इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। रितिका ये तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। अंकित चुप रहो, इतना झूठ बोलोगी, चलो निकलो यहाँ से। सुधा बेटा बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसे घर से मत निकालो। मेरा क्या है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, तुम दोनों सुख से रहो। रितिका माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी यही सज़ा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। सुधा नहीं, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। अंकित मुझे माफ़ कर दो, खबरदार जो बहू को कभी घर से निकाल जाने के लिए कहा। रितिका सुधा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है। रितिका अंकित और सुधा से माफ़ी मांगती है और सुधा रितिका को माफ़ कर देती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।